हेलो बच्चों, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में एरोमेटिक खत्म कर लिया होगा, उसके क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन देख लिया होगा। आई होप आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो गई होगी। हम लोग को अब पढ़ना था एक चैप्टर सॉल्यूशन। आइए देखते हैं चैप्टर सॉल्यूशन। बड़ा एनसीईआरटी 12th में सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है और इसमें दो बातें हैं। एक बच्चा इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है कंसंट्रेशन के बारे में, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज के बारे में, और दूसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मैं कंसंट्रेशन आपको वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा अबाउट द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले वॉल्यूमेट्रिक के चैप्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन वाली हेडिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज। ओके, जरूर पढ़िएगा, तब इसको देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्यूशन में चालू करने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी सॉल्यूशन की जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। दे डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ particle of solute, not on their nature, not on their nature। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनको उसके नेचर से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अब 100 ml पानी से भरे 2 गिलास लीजिए, इसमें 1 मोल शक्कर घोल दीजिए और इसमें 1 मोल मिर्च का पाउडर घोल दीजिए। दोनों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होंगी वो सेम होगी, क्योंकि 1 मोल शक्कर में 6 × 10⁻23 शक्कर के पार्टिकल होंगे और 1 मोल मिर्च में 6 × 10⁻23 मिर्च के पार्टिकल होंगे। दोनों में सॉल्यूट के पार्टिकल सेम है, इसलिए इन दोनों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है। लाख अंतर बना रहे इन दोनों सॉल्यूशन में, एक मीठा है, एक तीखा है, एक ट्रांसपेरेंट है, एक बिल्कुल काला काला पड़ा हुआ है, लेकिन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। राइट। ये जो बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, हम लोग को ये पढ़नी है 4 प्रकार की। पहला, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा बच्चे, जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं वही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, elevation in boiling point is the colligative property. Boiling point is not the colligative property. Depression in freezing point is the colligative property. Freezing point is not the colligative property. Relative lowering in vapor pressure is the colligative property. Vapor pressure या lowering in vapor pressure is not the colligative property. Right? आइए सबसे पहले इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हम डील करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।
आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखिए बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में हमें अबे नॉलेज ने बताया था। वैसे तो ये आप लोग बायो में भी पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा। व्हाट इज ऑस्मोसिस लिखेंगे, साथ में लिखिएगा नेट माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल from hypertonic solution to hypotonic solution through a semi-permeable membrane, short में SPM. Net migration of solvent particle from hypertonic solution to hypotonic solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में आपने बायो में भी पढ़ा होगा। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो अपने से क्रॉस कर सकती हैं, पास होने देती हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को अपने से पास होने नहीं देती हैं। यही कैरेक्टर होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। जैसे आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बॉइल्ड एग में हम लोग जब अंडे के सफेद वाले हार्ड सेल को हटा देते हैं तो अंडे के ऊपर एक झिल्ली दिखाई पड़ती है। यस, दैट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। गॉल ब्लैडर जो पित्ताशय होता है यहाँ पर, उसका गॉल ब्लैडर की जो मेम्ब्रेन होती है, यस, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी एसपीएम की तरह काम करती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सेल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल है, गॉल ब्लैडर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं लास्ट में इसको लिखवाऊंगा। अब हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोसिस क्या है, समझेंगे। ये एक कंटेनर है, ठीक। मैंने इस कंटेनर को क्या किया समझाने के लिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। किससे बच्चे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। मैंने इस तरफ एक डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दिया और इस तरफ एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन भर दिया। डॉट डॉट का मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज हाइपोटोनिक। मान लिया समझाने के लिए, मान लिया 1 मोलर। और डैश सॉलिड लाइन का मतलब है ये हाइपरटोनिक है। मान लिया 5 मोलर। तो बेटा क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल वैसे तो हाइपो से हाइपर में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और हाइपर से हाइपो में भी जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा माइग्रेशन होगा वो हाइपो से हाइपर की तरफ होगा, राइट? ठीक है। तो देखिए, माइग्रेशन तो सॉल्वेंट का हाइपर से हाइपो में भी होगा और हाइपो से हाइपर में भी होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो नेट माइग्रेशन जो हो रहा है वो हाइपो से हाइपर की तरफ हो रहा है। इधर 3 एरो लगाए हैं, इधर 1 एरो लगाया है। तो इसी नेट माइग्रेशन को कहते हैं ऑस्मोसिस। This net migration
is called osmosis. तो what is osmosis? Flow of solvent particle from hypotonic to hypertonic solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. राइट बेटा? अब सुनना बेटा, सोचो बेटा, अगर हम क्या करें, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऊपर से प्रेशर डालना चालू करें। ऑस्मोसिस समझ में आ गया? ऊपर से प्रेशर डालना अगर हम चालू करें तो ऑफ कोर्स जो सॉल्वेंट हाइपो से हाइपर में आ रहे हैं उनका आना कुछ कम हो जाएगा। हम प्रेशर डालते जा रहे हैं, नेट माइग्रेशन कुछ कम हो जाएगा। हम प्रेशर डालते जा रहे हैं, नेट माइग्रेशन हो सकता है 0 हो जाए। हाँ बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे डाला गया वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, नेट माइग्रेशन को रोक दे, उस एक्सटर्नल प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर डालोगे, नेट माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा, माइग्रेशन होता रहेगा। 2 पार्टिकल अगर यहां से यहां जाएंगे तो 2 पार्टिकल यहां से यहां जाएंगे, लेकिन नेट माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा। राइट? तो इसको बना लीजिएगा। ऑस्मोसिस समझ में आया, और जब ऑस्मोसिस समझ में आ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझना बाएं हाथ का खेल है। अब लिखेंगे 10 the minimum external pressure which must be applied over हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अंडरलाइन कर लेना, टू जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस। टू जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस is called osmotic pressure. तो हाइपरटोनिक पे डाला गया वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को जस्ट स्टॉप कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब सुनना बेटा, सोचो अगर आपने हाइपरटोनिक पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर डाला तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, सॉल्वेंट का नेट माइग्रेशन जो हाइपो से हाइपर होना चाहिए वो स्टॉप हो गया। सोचो अगर ये प्रेशर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा डाल दें तो उल्टी गंगा बहना चालू हो जाएगा, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट के पार्टिकल जाने लगेंगे। इस उल्टी गंगा को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बोलो क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इफ pressure applied exceed osmotic pressure, then reverse osmosis takes place। ब्रैकेट में लिखेंगे, it is used in desalination of sea water। देखिए ठीक है, समझना बेटा। जैसे कि ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, अगर हाइपरटोनिक पे डाला गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो उल्टी गंगा बहने लगेगी, जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका यूज करते हैं हम लोग डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर।
समुद्री खारे पानी से डी माने हटाएंगे, सलाइन माने नमक को। समुद्र के खारे पानी से नमक को हटाना है, पीने योग्य पानी बनाना है, हम यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे करते हैं? फील करिए, फील करिए, ये बनाना नहीं है, ऐसे ही। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पे तुमने भर दिया समुद्र का खारा पानी और यहां पे भर दिया फ्रेश वाटर। अब एक बात बताओ, फ्रेश वाटर की तुलना में ये हाइपर होगा और ये क्या होगा? हाइपो। तो रूल तो ये कहता है कि सॉल्वेंट का फ्लो हाइपो से हाइपर में होगा। अब मैंने क्या किया, इस पर ऊपर से प्रेशर डाला और इस प्रेशर को इतना डाला कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो वाटर जो होगा वो सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगेगा। यहां पे सिर्फ नमक बचेगा और इस पीने वाले पानी को यहां पर एक टैप लगा होता है, उससे हम लोग अलग करते रहते हैं। तो समुद्री खारे पानी से पीने वाला पानी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके बेटा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज मेरे छात्रों ने देखा, समुद्र के खारे पानी से पीने वाला पानी हम लोग बनाते हैं। राइट बेटा, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस दो प्रकार की होती है। एक होता है एंड ऑस्मोसिस और एक होता है बच्चों एक्स ऑस्मोसिस। आधे आधे में लिख लेना कॉपी के। अगर किसी सेल के अंदर पानी आ रहा है तो उसे कहेंगे एंड ऑस्मोसिस, और सेल के अंदर से बाहर पानी जा रहा है तो उसे कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। जैसे देखो बेटा, मान लो ये कोई सेल है, आरबीसी ले लो या कोई प्लांट सेल ले लो। सेल की बाहर वाली जो वो होती है मेम्ब्रेन, वो एसपीएम होती है। हमने इस सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है उससे कम है, मतलब हाइपोटोनिक। ये हो गया हाइपर। तो सॉल्वेंट का माइग्रेशन हाइपो से हाइपर की तरफ होगा, जिससे सेल जो है वो फूलने लगेगी और फूल कर बस्ट भी हो सकती है। सेल में बस्ट। आपको बताना चाहेंगे बच्चों, अगर ये सेल आरबीसी है तो आरबीसी की बस्टिंग को हम लोग हीमोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिसिस। तो एंड ऑस्मोसिस से सेल फूलने लगेगी और फूलते फूलते सेल फट भी सकती है, इसे हम लोग कहते हैं हीमोलिसिस। एक्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? आप इस सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर दो जिसकी कंसंट्रेशन सेल के फ्लूइड से ज्यादा हो, दैट इज हाइपरटोनिक। तो सॉल्वेंट का माइग्रेशन हाइपो से हाइपर की तरफ होगा और सेल जो है सिकुड़ने लगेगी। श्रिंकिंग अकर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये श्रिंकिंग आरबीसी का हो रहा है तो इस श्रिंकिंग को हम लोग कहते हैं क्रीनेशन, और अगर ये श्रिंकिंग प्लांट सेल का हो बच्चों तो इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, तो एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, और बायो का टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अगला बेटा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस समझ लिया, एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस समझ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस भी हम लोगों ने समझ लिया। अब बेटा हम लोग बात करेंगे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, कोई यूज नहीं है,
एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था वॉन थॉफ। बड़ा वॉन थॉफ ने एक स्टेटमेंट दिया, लिखेंगे साथ में। अकॉर्डिंग हिम like gas molecules, solute particle behaves in dilute solution। मतलब वॉन्टोव ने बताया जिस प्रकार से गैस के मॉलिक्यूल गैस में बिहेव करते हैं, उसी प्रकार से किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो बिहेव करते हैं। इस स्टेटमेंट से वो कहना हमसे ये चाहते थे कि जिस प्रकार से किसी गैस का प्रेशर हम आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं, उसी प्रकार से किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम आइडियल गैस से निकाल सकते हैं। दैट इज PV बराबर nRT। आप इसका इस्तेमाल करके आप किसी गैस का प्रेशर निकालते हैं और इसके ऊपर आप सैकड़ों क्वेश्चन लगा चुके हैं गैसेस स्टेट में। आज हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। अंतर बस इतना, अब यही P कहलाने लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, V कहलाने लगेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो पहले होता था वॉल्यूम ऑफ गैस, N पहले होता था मोल्स ऑफ गैस, अब N हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। R को आप लोग कहते थे गैस कांस्टेंट, आज हम लोग इसको कहेंगे बच्चों सॉल्यूशन कांस्टेंट, और T का मतलब होता है टेम्परेचर। ओके, सुना बेटा, हम लोग जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, आप हमेशा बेटा इसी का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा। मैं आपको किताबों में इसी फार्मूले को कैसे लिखा जाता है मैं वो भी बताना चाहूंगा। V को जरा उस तरफ ले जाइए जहां पर हम P को कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, किताबों में P की जगह लिखा मिलता है पाई। ओके, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर को मोलैरिटी कहते हैं, एंड मोलैरिटी इज ए टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। तो M की जगह पे C लिखा मिलेगा, R की जगह पे S लिखा मिलेगा और T की जगह पर T। किताबों में इसी को ऐसे लिखा मिलता है पाई बराबर CST। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर C का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, जिसको निकालने का तरीका आप जब वॉल्यूमेट्रिक में रिवाइज करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। ये देखिए वॉन थॉफ के इस स्टेटमेंट से ये सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा, बोलने में अच्छा है। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं आप इसका इस्तेमाल करेंगे किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने, राइट बेटा। आइए इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों है, वीडियो पॉज करके आप लोग करेंगे। लिखेंगे ए सॉल्यूशन containing 4 grams of a non-volatile solute per 100 ml was found to have
ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 500 mmHg at 27 डिग्री सेल्सियस फुल स्टॉप। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखिए फोर ग्राम एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट के वेट को स्मॉल w से दिखाया, पर 100 ml में डिसॉल्व किया, वॉल्यूम है 100 ml, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर चाहे पाई लिखो चाहे पी लिखो 500 mmHg है। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे, 273 ऐड करेंगे। आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ। ठीक, देखिए पूरी क्लास समझ गई है कि यहां पर हमें पीबी बराबर एनआरटी का इस्तेमाल करना है। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हैं आर की वैल्यू हम लोग यूजली 0.0821 रखते हैं, और ये वैल्यू हम लोग तब रखते हैं जब प्रेशर रखते हैं एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम रखते हैं लीटर में। आपको प्रेशर दिया है एमएम में, तो सर्वप्रथम इसमें 760 से डिवाइड करके एटमॉस्फेयर में बदलेंगे, इनटू वॉल्यूम बच्चे आपको एमएल में दिया गया है, तो सर्वप्रथम 1000 से डिवाइड करके आप इसे लीटर में बदलेंगे, एन का रखेंगे वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आर की बच्चों वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर, और टेम्परेचर है 300। पहली और आखिरी बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, जानबूझकर मैंने यूनिट यहां पर दिखाई है क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता था कि प्रेशर को एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम को लीटर में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आर की जो वैल्यू होती है 0.0821, ये देखिए वो एटमॉस्फेयर और लीटर में होती है। अगर आप इनको एमएम में या इसको एमएल में रख देते तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे। आप सॉल्व कर लीजिए और जो भी आएगा दिस इज योर आंसर। मैं लिख दे रहा हूं भाई, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट देखिए क्या आ गया, 4 इंटू 0.0821 इंटू 300 इंटू 76 अपॉन 5। दिस इज योर आंसर। मैं सॉल्व करके देख लेता हूं। 4 इंटू 0.0821 इंटू 300 इंटू 76 ऑब्लिक है 5, 1497। तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चों आ गया ओके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होता तो बहुत आसान सवाल था। ओके, आइए, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो आइए क्वेश्चन इसी पर हम दे रहे हैं। HW क्वेश्चन है, घर पे करके लाइएगा। HW है, घर से करिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन व्हाट्सएप करिएगा। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% aqueous यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन SW में दिया है, घर से करके लाइएगा मुझे। ओके, आइए, जब बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग समझ लेते हैं तो इसके बाद
एक अगला पॉइंट हम पढ़ना चाहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन whose osmotic pressure is same। ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, हम लोग उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे दो सॉल्यूशन हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गए, तो पाई1 बराबर पाई2। अब P1 बराबर P2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लिखने वाले फार्मूले का इस्तेमाल करें तो पाई1 की जगह लिख सकते हैं C1H2 और पाई2 की जगह लिख सकते हैं C2H2। C1 C2 बदल सकता है, लेकिन H2 तो कांस्टेंट होगा, तो C1 बराबर आ गया C2। मतलब जिनकी कंसंट्रेशन बराबर होगी उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा। आइसोमोलर सॉल्यूशन आर आल्सो आइसोटोनिक। जिनकी कंसंट्रेशन बराबर है, जिनकी मोलैरिटी बराबर है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एसपीएम से सेपरेट कर दूं तो क्या ऑस्मोसिस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। अगर कंसंट्रेशन बराबर है, ना कोई हाइपो ना कोई हाइपर, तो नेट माइग्रेशन कहीं से भी कहीं नहीं होगा। माइग्रेशन होगा, दो सॉल्वेंट इधर से इधर गए तो दो सॉल्वेंट इधर से इधर आ गए, लेकिन नेट माइग्रेशन नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। यस, हम लिख सकते हैं 10 नो ऑस्मोसिस बिटवीन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सैलाइन सॉल्यूशन। सैलाइन का मतलब बच्चे aqueous NaCl is isotonic to our RBC। Hence can used in intravenous injection। बच्चों, हम लोग को जो सेलाइन चढ़ाया जाता है ड्रिप के द्वारा, तो उस सेलाइन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होता है, क्योंकि हमारी आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसकी कंसंट्रेशन भी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होती है। तो आप जब इस सेलाइन को हमारी वेन में चढ़ाएंगे तो ना एंड ऑस्मोसिस होगा ना एक्स ऑस्मोसिस होगा। तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सेलाइन सॉल्यूशन is isotonic to our RBC। Okay बेटा, hence can be used in intravenous injection, right? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे छात्रों ने देखा, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, जिनकी कंसंट्रेशन बराबर होती है, जिनके बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होती है, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइए आइसोटोनिक पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, हटा रहा हूं इसको। ध्यान रखना बेटा, पहले वॉल्यूमेट्रिक से कंसंट्रेशन को रिवाइज करिएगा, फिर इसको पढ़िएगा। पहले कंसंट्रेशन फिर इसको, राइट। क्वेश्चन लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड